मैं हूं आपकी बायोलॉजी गुरु साक्षी राठौर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इससे लास्ट वाली वीडियो में हम ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल कवर कर चुके हैं और जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है वो जाके ये वीडियो देखें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने आज के टॉपिक के साथ जिसका नाम है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है बेसिकली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर के बारे में। The word nucleus is basically derived from a Latin word that means the kernel of a fruit or a nut, the seed portion है ना, जो इंटरनल सीड होती है बेसिकली न्यूक्लियस वर्ड का मतलब वो होता है। तो जो हमारा न्यूक्लियस है इसको हम और क्या कहते हैं, द ब्रेन ऑफ द सेल। नाउ दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट विल अराइज इन आवर माइंड थ्रू आउट द वीडियो कि व्हाई इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस वीडियो के एंड तक जान जाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखनी है आपको ये वीडियो, राइट। अब बात करते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। तो न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर इन अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, मतलब दो मेम्ब्रेन से कवर्ड एक स्ट्रक्चर है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में एक वेल डिफाइंड सेल बॉडी प्रेजेंट होती है एंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर कंसीडर्ड एज द वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर, अब तो हमें ये क्लियर हो गया कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, हर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, राइट, एंड इट हैज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ओके, नाउ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो होता है ये क्यों होता है, बिकॉज इट वर्क्स एज द ब्रेन। अगर हमारे ब्रेन को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या वो हमारी बॉडी में अच्छे से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इन द सेम वे अगर न्यूक्लियस को हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, न्यूक्लियस विल नॉट बी स्टे सेफ, तो वो अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द कंप्लीट फंक्शनिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बॉडी। तो अगर हम एक नॉर्मल सी डेफिनेशन की बात करें ऑफ न्यूक्लियस तो हम बोल सकते हैं दैट न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर that is present in an eukaryotic organism that helps in the functioning and controlling of the complete cell body. Clear? अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। तो फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व्ड और डिस्कवर्ड न्यूक्लियस वाज एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। Yes, he is the same person who discovered first living cell on this earth. ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा न्यूक्लियस था वो किसने ऑब्जर्व किया था, ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया था। किसमें, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स ऑफ सैल्मन। सैल्मन इज अ स्पीशीज ऑफ फिश। बेसिकली जो रेड ब्लड सेल्स होती है दे लैक न्यूक्लियस, उनकी बॉडी, उन सेल की बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें से जो मैमल्स होते हैं हमारे अर्थ में, मैमल्स आर दोस ऑर्गेनिजम्स हु गिव बर्थ टू अ बेबी। ठीक है, उनकी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्लियर, तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहला न्यूक्लियस कहाँ ऑब्जर्व किया था, आरबीसीज ऑफ सैल्मन, बट उन्हें इतना ज्यादा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया था, डीप स्टडी नहीं की थी उस पर, और ना ही हमें इतना ज्यादा कुछ बताया था। ठीक है, उसके बाद आए थे हमारे कौन, एक बॉटनिस्ट आए थे, बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने डिस्कवरी की थी हमारे सबसे पहले वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की। उनने न्यूक्लियस की बॉडी पे, स्ट्रक्चर पे, उसके फंक्शनिंग पे थ्योरी दी थी, इसलिए वी नो रॉबर्ट ब्राउन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियस इन बायोलॉजी। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, ये चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड कंपोनेंट इज न्यूक्लियोलस एंड थर्ड कंपोनेंट इज न्यूक्लियोप्लास्ट एंड फोर्थ वन इज न्यूक्लियर क्रोमैटिन मटेरियल। तो कमिंग बैक टू द फर्स्ट वन दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। As the cell membrane का काम क्या होता है, membrane works in protecting the cell body. In the same way, nuclear membrane helps in the protection of nucleus.
ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है दैट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड हेल्प्स आल्सो इन कीपिंग डिफरेंशिएटेड बिटवीन सेल कंपोनेंट्स एंड न्यूक्लियस कंपोनेंट्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल है वो सेल के बॉडी के मटेरियल से दूर रहे, डिफरेंशिएटेड रहे, सेपरेट रहे। उसमें कौन हेल्प करता है? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हेल्प करती है। क्लियर? अब बात करते हैं सेकंड की, द एटस न्यूक्लियोलस। बेसिकली न्यूक्लियोलस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है न्यूक्लियोलस दैट हेल्प्स इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ न्यूक्लियस। हम जो भी काम हमारा न्यूक्लियस कर रहा है वो किसकी हेल्प से कर पा रहा है? न्यूक्लियोलस की हेल्प से कर पा रहा है। कैसे? बिकॉज जो न्यूक्लियोलस होता है उसी के अंदर सारे क्रोमैटिन मटेरियल, सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्लियर? नाउ जो न्यूक्लियोलस के अंदर जिस जेनेटिक मटेरियल के बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या मटेरियल है? हमारा क्रोमैटिन मटेरियल। दैट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर न्यूक्लियस। Chromatin fiber contains of chromosomes that further divide into DNA and RNA. Chromosomes are the genetic material. Basically, they are the genetic material that helps in the identification of genes, heredity. कोई भी पेरेंट बॉडी से कोई भी न्यूबॉर्न बेबी अगर बर्थ लेता है तो हम रिकॉग्नाइज अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर हमें नहीं पता है कि उस बेबी का पेरेंट कौन है, तो हम क्या करते हैं? डीएनए टेस्ट करते हैं। राइट? डीएनए टेस्ट में क्या होता है? हमारे जो भी जेनेटिक कोडिंग्स होती हैं वो एक कोडिंग सिमिलर होती है न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में। राइट? तो वो जो न्यूबॉर्न बेबी की जो कोडिंग मैच करती है वो उसका पेरेंट होता है। तो इन चीजों में कौन हेल्प करता है? हमारे क्रोमोसोम्स हेल्प करते हैं। यही क्रोमोसोम्स आगे डिवाइड होते हैं टू फॉर्म डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज द डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर which is also known as double helix model। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो क्या काम करता है? जीन्स कैरी करता है। इसी जो कोडिंग की हम बात कर रहे थे वो इसी डीएनए के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। और सेकेंड स्ट्रक्चर जो कि क्रोमोसोम फॉर्म करता है वो होता है हमारा आरएनए। बेसिकली जो डीएनए है वही आगे सिंथेसाइज होकर क्या बनाता है? आरएनए बनाता है दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर that helps in the synthesizing of proteins, या फिर हम कहें अमाइनो एसिड्स के फॉर्मेशन में आरएनए हेल्प करता है, which is the important source of energy, it is the important component of our body, right? तो कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं and they start forming a double strand structure that is what DNA, and DNA synthesized further to form a single strand structure that is known as RNA, which further divide and synthesize itself in the formation of proteins or amino acids। Clear? तो और जो last component हमारा बचा है that is nucleoplasm, that is a fluid substance that is present inside the nucleus that helps in separate all these substances। ये सारी चीजें एक दूसरे में कोलाइड ना करें, एक दूसरे के साथ आके रप्चर ना हो, इसलिए कौन हेल्प करता है उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म। एज इन द फॉर्म हमारी सेल बॉडी में कौन हेल्प करता है? साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में हम इस न्यूक्लियस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। क्लियर? तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर? तो यहाँ पे खत्म होता है क्या? हमारे सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं हम हमारे न्यूक्लियस के फंक्शन की। एज वी कॉल्ड न्यूक्लियस एज द ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, तो हम अब क्यों कहते हैं न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल वो हम जान लेते हैं। इट इज नोन एज द ब्रेन बिकॉज इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द सेल बॉडी। सेल बॉडी में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। As in our body is controlled by the brain of our body, right? हमारी बॉडी में हमें कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा ब्रेन। If I am talking, अगर मैं बोल रही हूँ, अगर मैं चल रही हूँ तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन सिग्नल्स, कौन मुझे ऑर्डर दे रहा है? मेरा ब्रेन। मेरा ब्रेन अगर मुझे ऑर्डर दे रहा है, मेरे बॉडी में सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहा है टू वॉक, एंड आई वॉक, राइट? इन द सेम वे सेल बॉडी में कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स जो भी काम करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? हमारे न्यूक्लियस की हेल्प से करते हैं। क्लियर? सो दिस इज द रीजन इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, बिकॉज जितनी भी कंट्रोलिंग और जितनी भी वर्किंग सेल की बॉडी में हो रही है वो सारी चीजों को कौन मॉनिटर कर रहा है? हमारा न्यूक्लियस मॉनिटर कर रहा है। सेकेंड, इट हैज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन
very important information that is very necessary for the formation of a fetus. मतलब एक बेबी अगर बन रहा है कोई भी किसी भी ह्यूमन की बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी न्यू ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है, नया फीटस फॉर्म हो रहा है, तो उसके फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल. एंड ऑल दीज जेनेटिक मटेरियल आर स्टोर्ड इन अ न्यूक्लियस. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ सेल बॉडी. अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स नहीं होंगे तो कोई भी डीएनए आरएनए का सिंथेसाइजेशन नहीं होगा, विच विल नॉट फर्दर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बेबी, जिसकी वजह से कोई भी नया बेबी या नया ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे नहीं बन पाएगा. So it contains the most important part of our body, that is all the genetic information, right? तो यहाँ पे हमने अभी आज पढ़ा न्यूक्लियस क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. तो आइए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक के साथ, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म. बेसिकली साइटोप्लाज्म जो होता है, इट इज अ फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल बॉडी एंड इट इज द बेसिक एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल स्ट्रक्चर. अगर सेल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, हम बात करते हैं अगर किसी भी सेल बॉडी की, तो हमने बात की थी सेल स्ट्रक्चर में 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड इज सेल वॉल दैट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, थर्ड वन इज न्यूक्लियस दैट इज द ब्रेन ऑफ द सेल एंड द फोर्थ वन इज साइटोप्लाज्म. जितने इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल होती है, उतनी ही इंपॉर्टेंट हमारी सेल की बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है, राइट? तो ये बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या है? एक फ्लूइड है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल बॉडी के अंदर फिल्ड है, दैट इज बाउंडेड, दैट इज कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन. ये फ्लूइड क्या काम करता है? ये बेसिकली जो फ्लूइड है ये हमारे सेल को टर्जिडिटी देता है, शेप प्रोवाइड करता है और हमारे सभी सेल ऑर्गेनल्स को उनकी प्लेसेस पे रहने में हेल्प करता है. ठीक है, ये बहुत कोई इसमें बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती है साइटोप्लाज्म की स्टडी, बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी प्रॉपर स्ट्रक्चर. साइटोप्लाज्म जो है वो एक, हमने पढ़ा है कि फ्लूइड जो होते हैं वो किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं अपने आप को, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप. सो इट हैपेंस सेम विद दिस साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के सेल का जो शेप होता है उसी शेप में हमारा साइटोप्लाज्म फिल्ड हो जाता है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड इट प्रोवाइड्स द पैसेज between nucleus to the cell membrane. इन दोनों के बीच में एक पैसेज क्रिएट करता है so that all the substances that are moving in and going out of the cell body can take place. जो भी हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती हैं वो किसकी हेल्प की वजह से हो पाती हैं? हमारे साइटोप्लाज्म की हेल्प की वजह से. तो अगर हम बात करें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म, तो हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन क्रिएटिंग द पैसेज बिटवीन न्यूक्लियस टू द सेल मेम्ब्रेन that facilitate the movement of the substances in the cell body. जो भी मटेरियल substances in and out हो रहे हैं वो किसकी हेल्प की वजह से हो पाते हैं? साइटोप्लाज्म की वजह से होते हैं. इवन अगर हम बात करें कि जो भी सिक्रीशन हो रहा है सेल बॉडी में वो भी किसकी वजह से हो पाता है? साइटोप्लाज्म की वजह से हो पाता है. क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स वेरियस वाटर मॉलिक्यूल्स, ions, salt particles and chemicals that helps in the secretion of enzymes that further facilitate the digestion of the unwanted substances. जो भी सेल की बॉडी खाना बनाती है, जो भी फूड की प्रिपरेशंस उसकी बॉडी में होती है, प्रोटीन, बेसिकली सेल का खाना क्या है? प्रोटीन है. तो जो भी अमाउंट ऑफ प्रोटीन उसमें बन रहा है वो किस, उसकी ब्रेक डाउन, उसकी डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? ऑल द केमिकल्स एंड एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. तो बेसिकली हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म प्लेज अ मेजर रोल in digestion, in metabolism and in the movement of the cell body. Second, it gives the proper space to all the cell organelles to stay at their particular positions. अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो हमारा जो सेल है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, जिसकी वजह से सारे साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अपनी पोजीशन पे स्टेबल नहीं रहेंगे. दे कीप कोलाइडिंग विद ईच अदर. So to maintain the proper position of all the cell organelles, our cytoplasm plays a major role. ठीक है, जो सबसे पहला साइटोप्लाज्म था वो किसने ऑब्जर्व किया था? हमारा रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने. Scientist named Robert Hooke observed the first cell and in which he coined 3 terms. That was first the nucleus,
second cell membrane, and third was the jelly fluid substance which is known as cytoplasm. Clear? तो अगर हम बात करें एक प्रॉपर डेफिनेशन, टू गिव इट as a proper definition of cytoplasm, we can say it is a jelly fluid like substance that is present inside the cell body, consisting of various ions, chemicals, salt and a huge portion of water. Right? साइटोप्लाज्म में अब हम एक बात करते हैं एक टर्म की, दैट इज नोन एज साइटोसोल। ये एक ऐसा पोर्शन होता है हमारे साइटोप्लाज्म में जहां पे कोई भी सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऐसा टर्म है जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल। दिस इज अ प्लेस वेयर नो सेल ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट। ये एक वेकेंट स्पेस होती है दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द पैसेज टू द सब्सटेंसेस। क्लियर? तो ये हमने बात की हमारे सेल स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने पढ़ा है साइटोप्लाज्म के बारे में। और अब हमने आज खत्म कर दिए हैं हमारी सेल बॉडी के जो मेन 4 सेल स्ट्रक्चर थे, जिसकी वजह से हमारी सेल की बॉडी कंप्लीट होती है और एक प्रॉपर शेप और आइडेंटिफिकेशन ऑब्टेन करती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बाकी सभी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, वैक्यूल एटसेट्रा। We are going to study all these cell organelles in our next video. So तब तक के लिए take care and goodbye.